हाय गाइस। सॉरी, आज क्लास में थोड़ा सा इशू हो गया था क्योंकि हाँ केशव, आप अवेलेबल हो? आप क्लास स्टार्ट कर सकते काइंडली एक बार राइट कर दो कि मेरी आवाज ऑडिबल है कि नहीं। हो। हाँ, आपकी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है, आप क्लास स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हाय गाइस, माय नेम इज केशव। मैं सीएससी सेकंड ईयर से हूँ। मैं तुम्हें अभी पॉलिटी पढ़ाऊंगा। सो पॉलिटी को पढ़ने से पहले से कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और पेपर के अंदर पॉलिटी का जो सेक्शन है काफ़ी हद तक अ, काफ़ी वे करता है। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले पॉलिटी के अंदर। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। हमें 25 से 30 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस की लिस्ट आती है हमेशा पॉलिटी के अंदर। आवाज कम आ रही है मेरी? केशव, आवाज ना बहुत स्लो आ रही है आपकी, थोड़ा सा वॉइस आप बढ़ा लो प्लीज। अब ऑडिबल? हाँ, वॉइस ऑडिबल है सर। आप थोड़ा सा पास में लेके बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा ऊंचा बोलिए। केशव जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब ऑडिबल है? हाँ, अभी ऑडिबल है, आप प्लीज बेटर स्टार्ट पहले करिए। से? हाँ, अभी आप ऑडिबल हैं। सॉरी फॉर द इशू। ओके गाइस, स्टार्टिंग विद सबसे पहले पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं 25 टू 30 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, एंड दे कैन वेरी। तो स्टार्टिंग कभी कभार जैसे 2018 से पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो थोड़े से कम थे और डायरेक्ट आते थे। इस टाइम पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 19 एंड 20 के हिसाब से, तो 25 टू 30 के बीच में आ रहे हैं। और समटाइम्स क्वेश्चंस को डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, वो थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। ओके, तो स्टार्टिंग विद जो हमारा इस टाइम का सिलेबस है हम इसको कवर करेंगे ऐसे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जिसके अंदर हमारे पास कुछ एक्ट्स हैं। एक्ट ऑफ 58। सर अभी भी ऑडिबल नहीं हो क्या? सर आई गेस एक सेकंड। केशव जी, आप ऑडिबल है, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, एक मुझे काम कीजिए मैम, मेरे को ना जो दूसरे वाला है उसके ऊपर काइंडली ऑडिबल कर दीजिए। आई गेस मेरे पे इसमें अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है दूसरे वाले डिवाइस पे। आप हैंड रेज करिए, हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके थैंक्स। ओके, सो स्टार्टिंग विद हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उसमें हमारे पास थोड़ी सी एक्ट्स हैं जिनको हम खाली बस केशव गो थ्रू केशव एक करेंगे। सेकंड, अब आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ जाएगा, आप उससे कर लो। ऑडिबल हूँ मैं? हेलो, आई गेस अब ऑडिबल हूँ मैं? या ओके, सॉरी तो टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ को लेकर। तो कंटिन्यू स्टार्टिंग करो, विद कंटिन्यू करो। ओके, स्टार्टिंग विद हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उसके अंदर हमारे पास कुछ एक्ट्स हैं जिनको हम खाली गो थ्रू करेंगे। आप इसको रटने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये खाली सिर्फ एक आइडिया रहना चाहिए कि कैसे काम करना है और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने काम करा था। देन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, देन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये वाला पार्ट है यहाँ से,
ये बात सबसे सिग्निफिकेंट होता है बिकॉज क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं पार्ट से होके आते हैं। तो ये जो पार्ट है, इन पार्ट्स को हमें काफी डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, और काइंडली इन क्लासेस को मिस मत करना। एंड देन इसके जो करंट अफेयर्स होंगे कुछ भी होंगे तो वो ऑटोमेटिकली इन क्लासेस में कवर होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कुछ भी हो काइंडली एक बार चैट में लिख देना एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा डाउट। तो स्टार्टिंग विद हमारे पास सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो तुम्हें पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास ऐसे नहीं आया। हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से पार्ट है। तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समझने से पहले हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार देखना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स के जो उसमें वाइट ब्रिटिशर्स का जो योगदान है वो हमें देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं तो सबसे पहले ब्रिटिश था। तो ब्रिटिश अगर 1600 में आया था, 1947 तक हमारे पास रहे थे। तो उन्होंने जितनी भी पॉलिसीज और जितनी भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड या मोनोपोलिस थी उन सबको हम इनकॉर्पोरेट करा एक तरीके से। तो स्टार्टिंग में 1600 के अंदर ब्रेक हो रही है। हाँ थोड़ा सा इशू है। अब आ रही है आवाज से? हाँ तो कोई नहीं, एक बार का इशू आ जाए थोड़ा सा प्लीज कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम कल कोई इशू नहीं आएगा आपको। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं। तो पॉलिटी पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, तो काइंडली एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो 1600 के आए थे, अंदर आए थे, और क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने उनको चार्टर दिया था। ये तुम लोगों ने बहुत एक जगह वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं चार्टर। ये वर्ड सुना होगा तुमने चार्टर, ये हर जगह हर एक्ट के अंदर एक बार यूज होता ही होता है चार्टर। चार्टर का मतलब ये था कि पहले एक्ट नहीं आती थी, पहले एक सिंपल एक फॉर्मेशन आता था कि हाँ अब से तुम्हें हम एक पावर दे रहे हैं और तुम्हें अब से इस वे में या इस डॉक्ट्रिन के थ्रू तुम्हें काम करना है। तो वो चार्टर था। तो जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC को 20 ईयर्स का चार्टर दिया था कि तुम्हें 20 ईयर्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। या एक तरीके से बिकॉज जो EIC थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक कंपनी नहीं थी, वो बहुत सारी कंपनीज को बना के बनाई गई थी। तो उसके अंदर कम से कम मान के चलो 10 to 15 कंपनीज थी। देन उसको कंबाइन करने के बाद EIC बनाई गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी 1599 के अंदर, 1600 के अंदर, तो उनको एक चार्टर दिया गया था कि अब से तुम 20 साल तक तुम्हें जो करना है तुम करोगे, और 20 साल तक तुम्हें पूरी पावर है, तुम्हें जो करना तुम कर सकते हो। तो दैट्स EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनको एक स्पेशली चार्टर दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू। ठीक है, नाउ जैसे ही चार्टर हुआ उनके बाद 1975 के अंदर एक बैटल ऑफ बक्सर हुआ था जिसको 1765 के अंदर करना है। जस्ट सेकेंड, फाइन, ठीक है। तुम्हें ये PDF मिल जाएगी बाद में, तो बाद में दोबारा एक बार पढ़ लेना आराम से। तो 1765 के अंदर एक वॉर हुआ था, तो बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, जिसके अंदर उनको दीवानी राइट्स मिली थी। अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं कि दीवानी दो एक होते हैं दीवानी राइट्स। दीवानी का मतलब जितनी भी आपको एरिया के अंदर जितना भी टैक्स कलेक्शन की पावर है वो आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। तो दैट्स कॉल्ड द दीवानी राइट्स। तो 1765 के बाद इनको तीन जगह की वो मिल गई थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स। मीन्स अब इनके पास टैक्स कलेक्शन की पावर थी, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन की। दैट्स दीवानी। नाउ सेकेंडली 1858 के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया था, तो होना तो नहीं चाहिए अब, इससे तेज तो मैं वैसे ही नहीं बोल पाऊंगा। तो हाँ ओके। तो इसके बाद 1858 के अंदर क्या हुआ कि जब ब्रिटिश म्यूटनी हुई थी, तो तुमने सुना होगा झांसी की रानी जो था म्यूटनी हुई थी, और जितने भी आर्मी थी सब लोगों ने एक म्यूटनी करी थी कि अब से मतलब कि हमें ब्रिटिशर्स से नहीं चाहिए, हमें जाना है। तो उस टाइम पे 1858 के अंदर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि भाई तुम्हारे बस की नहीं है, तुम चले जाओ। मंगल पांडे उससे पहले आया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर उनको बोला कि तुम चले जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है। तो उस टाइम के बाद से जो क्वीन थी, और क्वीन ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्होंने टेक ओवर कर लिया था सबसे कि अब से तो जितने भी लॉज हैं या जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी सब कुछ है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी। अब से ईस्ट इंडिया कंपनी कोई काम नहीं करेगी। तो दैट 1858 के बाद से जितने भी चीजें बनी थी हम उनको बोलते थे एक्ट।
जितनी भी 1858 से पहले की चीजें बनती थी उनको हम बोलते थे रेगुलेशन। जैसे यहाँ लिखा था। देन उसके बाद 1934 तक वैसे ही चलता रहा। 1934 में एम.एन. रॉय, इन 1934 में उन्होंने बोला कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए जो कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट वन टू आस्क फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर अगर कभी भी आए तो लिख देना एम.एन. रॉय। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे एम.एन. रॉय। 1934 में इन्होंने बोला था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई गेस बहुत पहले आया था, 2012 या 13 के अंदर आया था कि हु वाज द फर्स्ट वन टू से दैट कि वी वांट ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो इट वाज एम.एन. रॉय इन 1934। ठीक है, देन इसके बाद क्या हुआ कि 1940, 1944, 1946, तो 1944 में हमारे पास एक मिशन आया स्टार्टिंग में जिसको हम बोलते थे 1940 एक मिशन आया। उन्होंने बोला कि हमें वॉर में तुम्हारी हेल्प चाहिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, और हम ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हमें हेल्प चाहिए, उसके बदले हम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देंगे। तो वो टॉक फेल हो गई कि नहीं, हमें असेंबली, हमें खुद की असेंबली बनानी। अगेन 1944 के अंदर सेम चीज हुई। देन अगेन ब्रिटिशर्स ने बोला कि तुम हमें वॉर में हेल्प करो, हम तुम्हें कुछ बनाएंगे, अगस्त ऑफर एग्जैक्टली। देन अगस्त ऑफर भी फेल हो गया। देन उसके बाद जो लास्ट में आया दैट वाज द कैबिनेट मिशन। ये सबसे लास्ट में आया था 1946 के अंदर। इन्होंने बोला कि अब हमें वॉर हो, कुछ भी हो, हमें नहीं चाहिए, हमें एक मिशन चाहिए जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने में हेल्प करे, तो दैट वाज द कैबिनेट मिशन। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच वाज द लास्ट ऑफर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फॉर्मेशन के लिए, वो ये था अगस्त ऑफर। यार अगस्त ऑफर जो था, एग्जैक्टली मैं तुम्हें बताता हूँ अगस्त ऑफर का क्या सीन था। अगस्त ऑफर 1940 के अंदर आया था। ठीक है, उस टाइम पे जो वॉइसरॉय लिंगत लो थे, उन्होंने बोला था कि तुम हमें हेल्प करो, इन केस ऑफ आफ्टर ट्रिप्स के बाद कैबिनेट मिशन। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला था कि इतना जाने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है ट्रिप्स के बारे में, उसके बारे में सिर्फ पता होना चाहिए। वैसे ये आएगा भी नहीं क्वेश्चन, वैसे बता रहा हूँ कि सबसे उन्होंने ये बोला था अगस्त ऑफर और ट्रिप्स मिशन में कि तुम हमें हेल्प करो इन वॉर, और वॉर के बदले हम तुम्हें एक पावर देंगे कि तुम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। तो कैबिनेट, तो अगस्त ऑफर एंड ट्रिप्स मिशन दोनों फेल हो गए थे क्योंकि मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था कि हमें पार्ट नहीं बनना, हमें एक पाकिस्तान चाहिए अलग से। दैट्स वाई दोनों चीजें फेल हो गई थी। और सेकेंडली में डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे। डोमिनियन का मतलब होता है कि अभी भी जो तुम्हारी पास मैक्सिमम पावर होगी वो ब्रिटिशर्स के पास ही होगी, और इंडियंस के पास नहीं होगी। ठीक है, तो दैट वाज, तो उन्होंने दोनों केसेस में मना कर दिया। वाइल इन केस ऑफ अगस्त ऑफ कैबिनेट मिशन, उन्होंने बोला कि तुम आपसे सॉवरेन पावर होंगे। ठीक है, तो दिस वाज द ब्रीफ बैकग्राउंड कि एक्चुअली में हुआ क्या था। सबसे पहले डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर इतना डिटेल में जाएंगे तो हिस्ट्री हो जाएगी, वो पॉलिटी नहीं रहेगी, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कैबिनेट मिशन क्या था, ट्रिप्स मिशन क्या था, एंड और तुम्हारा अगस्त ऑफर क्या था, ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं। बस कैबिनेट मिशन ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन के बेसिस पे ही हमारे पास करंट कैबिनेट फॉर्म हुई, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई थी कैबिनेट मिशन के साथ ही हुई थी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। नाउ स्टार्टिंग विद एक्ट 1773 में हमारे पास 1773 से 1858 तक, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास रेगुलेशन एक्ट्स होती थी, क्योंकि इस टाइम पे सारा पावर ईआईसी के पास होता था। तो सबसे पहले जो एक्ट आई थी दैट वाज इन 1773। तो इसके अंदर क्या था कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ईआईसी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी कर रहे थे, कहीं भी पैसा दे रहे थे, किसी को भी पावर दे रहे थे, कुछ भी खरीद रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तो इस चीज से ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत परेशान थी कि ये मोनोपोली अपनी कर रहे हैं और इससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा ब्रिटिश को। तो उन्होंने एक एक्ट बनाई 1773 के अंदर ताकि इनको रोक सके। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बताए थे कि तुम्हारा पॉलिटिकल काम ये है और एडमिनिस्ट्रेटिव काम ये है। इससे फर्स्ट टाइम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग हुई थी। इसके बाद फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया था। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे खाली, इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और सबसे पहला अगर कोई आता है तो उसमें वॉरेन हास्टिंग था। डायरेक्ट क्वेश्चन का पूछ लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर
जनरल ऑफ बंगाल, तो इसके अंदर वारेन हास्टिंग याद रखना। देन इसके 4 मेंबर होते थे। देन उसके बाद जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास थे उनको सबऑर्डिनेट बनाया गया था। जो बॉम्बे एंड मद्रास थे उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया था। इसका मतलब ये था कि अब से जो मद्रास और बॉम्बे वाले हैं वो पहले बंगाल से परमिशन लेंगे, देन ही कोई लॉ बनाएंगे। ओके यार, आई गेस आई एम ऑडिबल, ऑप्शन आ रहा है। देन इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन हुई थी। देन इसके बाद इसी सेम एक्ट के थ्रू एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, दैट वाज सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल। उसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था एंड 3 अदर जजेस थे। जो फर्स्ट चीजें था इट वाज एलिजा इम्पे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आई गेस हम सब दैट फर्स्ट वन वाज एलिजा इम्पे 70 हाँ वो सिर्फ एक्ट थी। सर आपने चेक करके नहीं तो डिस्टर्ब ओके इट्स फाइन, कोई नहीं। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट चीफ जस्टिस था दैट वाज एलिजा इम्पे। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, तो इट वाज एलिजा इम्पे। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। देन इसके बाद इसमें उन्होंने प्रोहिबिट किया था पब्लिक सर्वेंट्स को अपने खुद के काम में एंगेज करने के लिए कि भाई नहीं करना, और इनके ऊपर एक कोड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया था ताकि इनको देख सकें। So that was 1773. Now there was some defect इसके अंदर कि इसके अंदर बहुत परेशानी आ रही थी, कुछ चीजें बहुत एम्बिगुअस थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसको ठीक करने के लिए that was 1784 के अंदर इसको दोबारा बनाया गया अंडर द नेम ऑफ पिट एक्ट। पिट का मतलब था ही वाज एट द टाइम प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो डिफेक्ट को रेक्टिफाई किया था। देन इसके अंदर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को दोबारा बताया गया था। COD Court of Directors to manage commercial affairs and BOC Board of Control to manage political functions. Okay. Created double government. डबल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे ये था कि जैसे बंगाल है, तो जो बंगाल का राजा था उसको बोला था कि तुम सिर्फ खाली अपनी प्रजा को देखो, पॉलिटिकल फंक्शन कि कोई तुम्हें उनको संभालना अच्छे से। दैट वाज द वर्क ऑफ राजा ऑफ बंगाल। और जो मेन फंक्शन था कमर्शियल फंक्शन, पैसे लेना, टैक्सेस लगाना, फरमान जारी करना, वो सारा का सारा कंपनी के पास था, EIC के पास। तो इसको एक डबल गवर्नमेंट बोलते थे। इसके अंदर इन्होंने सब मेन फंक्शन अपने पर रिटेन कर लिया ब्रिटिशर्स ने, और जो छोटे मोटे फंक्शन होते थे जैसे पुलिस हो गया या फिर ताकि मैनेज हो सके, तो वो बंगाल गवर्नमेंट को दे दिया था। दैट वाज डबल गवर्नमेंट। सेम BOC जो उनका हेड था वो सारे सिविल एंड मिलिट्री और रेवेन्यू को देखते थे। और फर्स्ट टाइम इसी एक्ट ने बोला था कि जितनी भी चीजें इंडिया के अंदर EIC के पास है वो आपसे ब्रिटिश है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दैट्स BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दिस वन इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देन सेकंड इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो COD जो COD था वो छोटा था, BOC बड़ा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो होते थे जो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्टर करते थे कि क्या कर रहे हैं लोग, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो समथिंग जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देखता था। COD, तो COD के जो COD को सुपरवाइज करता था दैट वाज BOC। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या मैंने लिख रखा है, दिस इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COD। मतलब जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी तो वो देखते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जैसे कोई भी कंपनी होती है, अगर तुमने कंपनी के बारे में पढ़ा, जो यहाँ पे BCom के उनको पता होगा, जितने कोई अगर कोई कंपनी होती है, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं हमेशा, ठीक है। उन शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, हाँ मैं ये मिलेगी PDF। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, हर एक शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, एक डायरेक्टर को, मतलब डायरेक्टर को डिनोट करते हैं, डायरेक्टर। तो कोई भी कंपनी हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल वेबएक्स ही ले लो जिससे हम काम कर रहे हैं अभी, तो वेबएक्स के कुछ शेयर्स होंगे जो हमारे पास होंगे, और जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कंपनी ताकि अच्छे से फंक्शन करे, स्मूथली फंक्शन करे, तो वो उनको
एक डायरेक्टर्स बना देते हैं ताकि डायरेक्टर्स पूरी कंपनी को देख सके। तो बहुत, एक कंपनी में बहुत डायरेक्टर्स होते हैं, कभी 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं। देन उसके बाद हमारे नॉर्मल नॉन मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो बहुत टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये वो वाले डायरेक्टर्स थे। ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जिसमें शेयर मिलते थे, ब्रिटिशर्स उन शेयर्स को ओन करते थे। तो उन ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि इस कंपनी की अच्छी फंक्शनिंग के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दी कि 10-12 बंदे इस पूरी कंपनी को देखेंगे ताकि हमें लॉस ना हो। और उन 10-12 बंदों को ठीक करने के लिए बना दिया था बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हाँ, जो सीओडी था वो कमर्शियल फंक्शंस को देखता था और जो बीओसी था वो उसके पॉलिटिकल फंक्शंस को देखता था। यहाँ पे मैं ये लिख रखा मैंने। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज के लिए, इसको इतना मत सोचो, ये इतना आएगा नहीं, ये सिर्फ तुम्हें आइडिया लगना चाहिए कि हो क्या रहा है पॉलिटी के अंदर डायरेक्टली। ओके। देन उसके बाद इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सारी पावर दे दी। ओके। देन एक्ट ऑफ 3033, ये तुम नोटिस करना, ये वाली 33 और ये वाली 1773, ये सारी की सारी 20 ईयर्स के इंटरवल पे हो रही है। जैसे मैं तुम्हें बताता, चार्टर एक्ट हमेशा 20 साल के लिए आता है, तो जैसे 33 है, देन 53, ये 20 साल के इंटरवल पे आती थी हमेशा। तो चार्टर एक्ट हमेशा 20 साल के रिन्यू होता था। ओके। देन 33 के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बैंक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत सारे पेपर्स के अंदर भी आता है। अगर तुम एसएससी का पेपर भी दोगे, किसी पेपर दोगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और किस एक्ट ने उसको बनाया था। दैट वाज एक्ट ऑफ 33 एंड इट वाज विलियम बेंटिक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम कौन था? विलियम बेंटिक और 1833। तो अब से इसके अंदर जो बॉम्बे और मद्रास था, उनके पास कोई पावर नहीं थी, सारा काम सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करते थे, दोनों सेम है ये। तो सारी पावर अब इनको पकड़ा दी थी। इससे पहले वाली सारे एक्ट को रेगुलेशन बोलते थे, अब इसके बाद से एक्ट बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसने कमर्शियल फंक्शन को बिल्कुल खत्म कर दिया। मतलब अब से टीआईसी का काम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करना था। मतलब जितनी भी चीजें उनके पास वहां पे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उनको संभाल के रखना है और अच्छे से काम करना है ब्रिटिश पोजीशन के लिए। अब से कमर्शियल फंक्शन नहीं थे, मतलब वो कुछ बेचकर खरीदते नहीं थे। अब उनका काम खत्म हो गया था इसके बाद से। ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था जिन्होंने सिविल सर्विसेज का इंडिया में स्टार्ट करना। भाई वो सारे एक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऐसा एक्ट 1813 का भी है, बट 1813 के अंदर ये बोला गया था कि चाइना की जो ओपियम की मोनोपोली है वो सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के पास रहेगी। बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनेबल नहीं है, वो आता भी नहीं है। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज के अंदर भी नहीं आता वो 1813 की है। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करो, जो तुम्हारे डाउट्स होंगे ना वो बाद में मैनेज कर लेंगे। ठीक है, देन इसमें सीओडी, जो सीओडी थी उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं करना। देन मेन एक्ट आई 1853 की। इसके अंदर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया कि अब दोनों काम अलग अलग होंगे। मतलब एक्ट बनाने का काम अलग होगा, एक्ट को एग्जीक्यूट करने का काम अलग होगा। 6 नंबर से इसने फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, जिसको हम बाद में लोकसभा और राज्यसभा में चेंज हुई। दिस वन, ये थी वो। देन इसके बाद ट्रीटेड लेजिस्लेटिव फंक्शंस डिफरेंटली। अब से डिफरेंट तरीके से काम होता था। अब से एक्ट पहले ब्रिटिशर्स बनाते थे, अब यहाँ पे एक्ट को बनाने के लिए वहां पे एक पर्टिकुलर कमेटी थी, वो बनाती थी। पॉलिटिकल फंक्शंस अभी भी दोनों के पास आधा आधा था। जो राजा था उसके पास कम पावर थी, वो सिर्फ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कर पाता था। मीनवाइल जो कोर्ट की पावर थी, कोर्ट में कैसे काम करना है, अगर मान लो कि सजा होगी तो उसमें एक्ट लॉज कैसे लगेंगे, वो अभी ब्रिटिशर्स के पास था। तो दैट्स वाइज डुअल गवर्नमेंट। आधा काम ब्रिटिशर्स से अपने पास रख लिया, आधा काम राजा को दे दिया। राजा के पास वो काम दिया जो कि सिर्फ राजा बिना लैंड को हार्म पहुंचा कर सकता है। जैसे खाली जो लोग हैं उनको संभालना, उनके ऊपर मतलब अगर वो म्यूट नहीं करे तो उनको रोकना। दैट वाज ओनली फॉर राजा ऑफ बंगाल। बट कोर्ट कैसे काम करेंगे, हवाला किसको देना है, और उसके बाद फरमान किसको जारी करना है, वो सारी की सारी पावर पीओसी के पास थी। देन इसके बाद फर्स्ट टाइम सिविल सर्विस के बारे में एक रूल बनाया गया, दैट वाज बाय द अंडर मैकॉले कमेटी। नाउ द थिंग इज कि मैकॉले कमेटी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो मैकॉले था दैट वाज सेम गाय जिसने तुम्हारे सारे के सारे फ्यूचर लॉस को कोडिफाइड किया था। हिंदू लॉस को, तुम्हारे आईपीसी को, देन एविडेंस एक्ट को, सीआरपीसी को,
जितनी जितनी एक्ट थी उस टाइम, ये सारी की सारी जो कोडिफिकेशन थी वो मैकॉले ने करी थी। तो मैकॉले यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके बाद फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज को जो स्टार्टिंग करा था वो मैकॉले ने कमेटी बनाई थी 1854 के अंदर कि अब से हम सिविल सर्विसेज की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, ओपन कंपटीशन के थ्रू। देन इसके बाद लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, मींस जो इंडियंस थे उनको अब बोला गया था कि तुम आके लॉ बनाओ। देन बॉम्बे, मद्रास, आगरा एंड बंगाल, यहाँ से लोग उठाए गए थे, ठीक है। देन इसके बाद 1858, सॉरी तो छोड़ दें यहाँ पे। देन मेन इज क्राउन रूल। अब से स्टीफन ने भी कोडिफाई किया था, हाँ, बट जो मैकॉले कमेटी थी उन्होंने एक्चुअली कोडिफिकेशन को स्टार्ट किया था, उन्होंने वहां पे स्टार्ट किया था। हाँ हाँ, स्टीफन ने करा था, बट जो कोडिफिकेशन स्टार्ट हुई थी कि अब से हमें लॉस को कोडिफाई करना है, अब से हम लोग सिर्फ बात में नहीं करेंगे, हमें एक प्रॉपर एक्ट चाहिए। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी मैकॉले कमेटी से 1854 के अंदर, कि अब से हम लोग कोडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे सारी की सारी, चाहे वो आईपीसी हो, इंडियन एविडेंस एक्ट हो, हिंदू एक्ट हो, मुस्लिम एक्ट हो, जितनी होंगी अब सबके सब यहाँ से मैकॉले। इसलिए इंडियन लॉज के जिसको फादर ऑफ बोलते हैं ना, फादर ऑफ इंडियन लॉज को मैकॉले को बोलते हैं, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट वन जिसने स्टार्टिंग करी थी कि अभी हमसे लॉज की कोडिफिकेशन स्टार्ट करनी है। दैट्स व्हाई मैकॉले को हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेते हैं। नाउ द क्राउन रूल। अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल खत्म हो गई थी, ईआईसी सिस्टम। अब यहाँ से सारा काम ब्रिटिश पावर करती थी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से अब थोड़ा सा स्टार्टिंग हो जाएगा कि हमारे पास जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो मेन प्रोविजंस हैं कि यार जो हम जिसको बोलते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपसे मतलब कैबिनेट, जो कैबिनेट रूल जिसको हम बोलते हैं, कैबिनेट कहाँ से आया? तुमने सुना होगा थोड़े दिन पहले मोदी जी ने शफलिंग करी थी कैबिनेट की, कि आपसे जो एजुकेशन कैबिनेट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो इसको मिलेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको कहाँ से मिलेगी। तो वो सारी चीजें जो हमने उठाई हैं वो हमने क्राउन रूल से उठाई हैं। देन इसके बाद जो हमारे वो लगते हैं लॉज, कि लॉ को कैसे करना है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ से उठाई हैं। तो सबसे पहले यहाँ इस टाइम से कंपनी रूल खत्म हो गया था। अब जितनी चीजें होती थी वो सारी की सारी मैजेस्टी से होती थी, मैजेस्टी के नाम से, ठीक है। अब ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के बारे में बनाया गया था और इसने सारी पावर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी थी। अब से ईआईसी के पास कोई पावर नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इज 1858, जस्ट आफ्टर द म्यूटनी ऑफ 1857, इसमें रानी लक्ष्मीबाई ने पार्ट लिया था, बहुत सारे लोगों ने पार्ट लिया था। उसके बाद इंग्लैंड को पता लग गया था कि अब हमारे बस की, ईआईसी के बस की नहीं है इनको संभालना, तो ब्रिटिश ने सारा काम अपने पास ले लिया था। अब से सारा काम इन मजिस्ट्रेट के नाम पे होता था। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते थे, जो विलियम बेंटिक थे, अब वो क्या हुआ, इस टाइम पे तो डलहौजी आ गए थे, उसके बाद से वो लॉर्ड, अब वो वाइसरॉय, हम उनको वाइसरॉय कहते थे। अब जो माउंट बेटन थे लास्ट वाइसरॉय, उनको वाइसरॉय क्यों कहते थे और पहले वालों को गवर्नर क्यों बोलते थे, तो ये डिफरेंस है। 1858 के बाद से उनको वाइसरॉय बोलना स्टार्ट कर दिया गया और 1858 से सारे सारे लोग गवर्नर जनरल कहलाते थे। तो लॉर्ड कैनिंग वाज फर्स्ट। एंड वन थिंग अबाउट कैनिंग, कैनिंग भी सेम, कैनिंग वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने हमारा ये स्टार्ट किया था आपका कैबिनेट रूल। जितनी भी चीजें एजुकेशन कैबिनेट, होम मिनिस्ट्री किसके पास होगी, साइंस मिनिस्ट्री किसके पास होगी, मेडिकल मिनिस्ट्री किसके पास होगी, तो वो जो फादर थे एक्चुअली जिसको स्टार्ट करने वाले, द फादर ऑफ कैबिनेट सिस्टम, वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आ सकता है जैसे इस बार हुआ है, नहीं डेट की जरूरत नहीं, जस्ट ओनली है ओनली सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, एग्जैक्टली। तो ये तुम्हें सिर्फ खाली पता रहना चाहिए कैसे स्टार्टिंग हुआ था, ओके। इसमें बीओसी एंड सीओडी खत्म हो गई थी। देन एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। देन इसके अंदर इसमें बीओसी एंड सीओडी बिल्कुल खत्म कर दिया था। देन इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सिस्टम स्टार्ट किया था। इसके अंदर ये था कि अब सारी पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास रहेगी। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्टर होते थे, अब ये सारा काम ये एक्सरसाइज करते थे, ठीक है। देन 15 मेंबर एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जो इनको हेल्प करेगी लॉज बनाने में, ओके। एंड एसओ इन काउंसिल, बॉडी कॉर्पोरेट, और ये सारा का सारा काम यही करते थे, एसओएस इन काउंसिल। 1861 फर्स्ट टाइम इंडियंस को यहाँ पावर मिली। जो वॉइसरॉय थे अब वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कर सकते थे। ऑफिशियल मेंबर्स हमेशा याद रखना ब्रिटिशर्स होते थे और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंडियन होते थे। तो उसमें राजा ऑफ बनारस, पटियाला, सर दिनकर राव, ये सब आए थे।
डिसेंट्रलाइजेशन की स्टार्टिंग करी थी। अब से बॉम्बे और मद्रास भी अपने लॉ बना सकते थे, बंगाल के पास खाली पावर नहीं थी, ठीक है। इसलिए बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और पंजाब में, ये काउंसिल कुछ नहीं है, सेम एज योर, तो हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जैसे है ना बंगाल की गवर्नमेंट कौन सी होगी, पंजाब की गवर्नमेंट कौन सी है, दिल्ली गवर्नमेंट कौन सी है, तो दैट इज सेम इन बंगाल, नॉर्थ वेस्ट एंड पंजाब। अब ऐसे कर दिया था। पोर्टफोलियो सिस्टम रिड्यूस हुआ था 1859, एज आई सेड। पोर्टफोलियो सिस्टम इज सेम गुड एज योर कैबिनेट सिस्टम। पोर्टफोलियो बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे याद कर सकते हो। ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर यहाँ से आई थी। फर्स्ट टाइम जो ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर इंडिया में कहीं आई है तो 1861 एक्ट के थ्रू आई है ऑर्डिनेंस पावर, जिसमें विदाउट लेजिस्लेशन हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी तुम्हें पता है ये काम प्रेसिडेंट के पास होता है, तो ये हम पढ़ेंगे बाद में कि क्या करना है इसके अंदर, कैसे होगा। 6 मंथ की लाइफ, सेम अभी भी करंटली इंडिया के अंदर ऑर्डिनेंस की पावर 6 मंथ की होती है, ठीक है। 1892 सिंपल है, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज करा था। बजट की पावर दी गई थी डिस्कस करने के लिए। इलेक्शन वर्ड था वो यूज नहीं होता, नॉमिनेशन यूज होता है खाली, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 1909 सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते थे। जो मोर्ले थे और मिंटो, मोर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो वाज द क्या बोलते हैं इसको उस टाइम के वाइसरॉय, ठीक है, एसओएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड ही वाज वाइसरॉय, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है 1909 पर, यही बोलते हैं लोग मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसने सेंट्रल पावर को इंक्रीज कर दिया था, जो सीटें थी अब 16 से 60 हो गई थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटर की जो सीट थी वो भी इंक्रीज हो गई थी। प्रोविंशियल में क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तुम्हें पता होगा, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आज के टाइम में हम ये बोलते हैं इसको, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उस टाइम पे स्टेट को प्रोविंशियल बोलते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपीरियल बोलते थे, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये दो वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा पार्ट है। ऑफिशियल मेजोरिटी हमेशा भी ब्रिटिश के पास थी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। क्वेश्चन आ जाता है एज ए लॉ मेंबर, क्योंकि लॉ मेंबर थे इसलिए क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछ लेते हैं। वो द फर्स्ट पर्सन हु वाज इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा सबसे पहले थे एज ए लॉ मेंबर, ठीक है। देन उसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई थी मुस्लिम की। यार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये तुमने सुना होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वही पार्ट लेंगे इलेक्शन के अंदर और वही लोग वोट करेंगे, मुस्लिम्स ही। अभी क्या होता है, अभी तुम सुनो समझोगे, जैसे कि अभी जो हमारी रिजर्व कैटेगरी होती है, जैसे बहुत सारी सीट्स को एससी और एसटी सीट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इनको हम रिजर्व सीट्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एससी के मेंबर हैं सिर्फ वही इसके अंदर सीट के लिए एज ए खड़े हो सकते हैं, एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए। बट जो उनको वोट है वो कोई भी कर सकता है, एज ए जनरल, जो कोई भी जनरल कैटेगरी का है वो भी कर सकता है, एससी और एसटी का भी कर सकता है। पर उस टाइम पे सेपरेट होते थे, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम ही करेगा, हिंदू है तो हिंदू ही करेगा, और हिंदू हिंदू को ही करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को ही करेगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन को करेगा, सिख सिख को करेगा। तो यहाँ से वो चीज स्टार्ट हुई थी 1909 से, ओके। के बाद 1919, इसको हम बोलते हैं मोंटाग्यू क्लेम्सफोर्ड, सेम चीज, मोंटाग्यू वाज एसओएस, क्लेम्सफोर्ड वाज योर वाइसरॉय, ठीक है। इसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया था। अगर तुम अपना शेड्यूल देखोगे, शेड्यूल 7 तुम देखोगे, वहाँ 3 टाइप के लॉज हैं, यूनियन लॉज, स्टेट लॉज और कॉन्करेंट लॉज। ये तीनों हमारे शेड्यूल 7 के अंदर दे रखे हैं, तो हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर, भी आएगा बाद में, बताऊंगा क्या होता है। तो ये डिवीजन ऑफ पावर जो आज हम देख रहे हैं हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमारे को 1919 में सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट के नाम पे आया था। सेंट्रल सब्जेक्ट अगर तुम्हें एग्जांपल लेना हो तो डिफेंस, और अगर प्रोविंशियल सब्जेक्ट का नाम लेना हो तो एजुकेशन। डिफेंस, हमारे पास डिफेंस का कोई लॉ बनेगा तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, मतलब पार्लियामेंट ही बनाएगी। एजुकेशन पे लॉ कोई बना सकता है, जब भी हमारे पास बिहार के अंदर, बिहार का अपना खुद का एक स्टेट बोर्ड है, दिल्ली में क्या कहते हैं, दिल्ली में खुद के स्टेट बोर्ड की बात चल रही है, क्यों चल रही है, क्योंकि एजुकेशन एक प्रोविंशियल कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, सॉरी कॉन्करेंट है, मतलब दोनों बंदे उस पर लॉज बना सकते हैं। जैसे दिल्ली का बोल रहे हैं, दिल्ली का बना सकते हैं, जैसे हमारे पास सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, ऐसे हरियाणा का बोर्ड है सेम, वैसे पंजाब का बोर्ड है। तो ये सारे के सारे उस टाइम पे सिर्फ 2 होते थे, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, ठीक है। तो यहाँ से वो चीज उठ के आई है।
देन इसके बाद क्या हुआ कि प्रोविंशियल के अंदर प्रोविंशियल को पावर तो दे दी इंडियंस को, बट एक ट्रांसफर और रिजर्व पावर थी। ट्रांसफर मतलब जो पावर एक्सरसाइज कर सकते थे। तो आज के टाइम पे करंटली हम फॉर एग्जांपल तुम लोग आज जो करते हैं कर दिया था हमारे पास अभी फॉर एग्जांपल 70 सब्जेक्ट हैं किसी भी, हालांकि 10 जो सब्जेक्ट थे वो 10 चीजें थी, वो जो रिमेनिंग थी वो गवर्नर ने अपने पास रखी। बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है फाइनेंशियल पावर, बिल बनाने की पावर। बारी है नहीं, वो वॉइस पावर प्रॉपरली नहीं आ रही है आपकी। थोड़ा सा या तो लाउडर बोलिए या तो फिर मतलब माइक को पास में रख के बोलिए किशोर जी। आई एम ऑडिबल नाउ? फाइन। यस, यू आर ऑडिबल। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो गवर्नर ने अपने पास रख ली, गवर्नर थी। तो बाकी जो चीजें थी अभी भी ठीक है, सब आ रही होगी तेज। नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। प्लीज एक बार नेटवर्क कनेक्शन फिक्स करिए अपना। आ रही है ना? केशव, अगर नहीं आ रही। कुछ इशू आ रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं आ रही है वॉइस, तो हम आज का मतलब अगर आपका एक टॉपिक कुछ हो गया होगा तो हम यही करते हैं आज, नेक्स्ट कल आपका एकदम सही करके फिर कर लेंगे। अब आ रही है आवाज? केशव, बहुत लो आ रही है आपकी वॉइस ना, शायद आपके माइक्रोफोन में या मतलब माइक में कुछ इशू होगा या ईयरफोन्स वगैरह में। वर्क नाउ, अब देखना। हेलो। अब आ रही है ना आवाज? हाँ भाई, अब आ रही है, हाँ, अब आ रही है, ठीक है, सॉरी। हाँ, ओके, सॉरी, पता नहीं क्या इशू हो रहा है आज मेरे साथ भी। ओके, सो ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ट्रांसफर्ड में ये था कि जो सारी पावर्स थी वो सारी की सारी गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली, और रिजर्व जो थी वो गवर्नर ने अपने पास रख ली कि तुम्हें वो पावर देंगे हम जो सिर्फ तुम्हें ठीक लगती है करने के लिए। जैसे मनी बिल की पावर थी वो अभी भी गवर्नर के पास थी। ओके, ये यहाँ तक था। ओके, देन इसके बाद सेम चीज, ट्रांसफर्ड एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर एंड केशव, मिनिस्टर्स। एक जस्ट अ सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स भी लेफ्ट कर गए हैं बिकॉज वॉइस नहीं थी, तो आप एक टॉपिक करके वाइंड अप कर दो, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। हाँ। ठीक है, देन इसके बाद बाइकलमिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस आ गए थे। बाइकलमिज्म मींस एलएस, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, दो चीजें हो गई थी। देन इसके बाद मेन हुआ था आईसीएल को अपर हाउस ने रिप्लेस कर दिया था एंड लोअर हाउस ने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, देन 3/6 जो थे वॉइसरॉय के अंदर वो इंडियंस होने चाहिए थे। ये करने की जरूरत नहीं। इस सेम एक्ट के थ्रू एक साइमन कमीशन आई थी, इंपॉर्टेंट, वो याद कर लेना बस, वो आई थी। देन इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार यहाँ स्टार्ट हुई थी, जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी। वो यहाँ से स्टार्टिंग आई थी, उस टाइम पे उसको हम पब्लिक सर्विस कमीशन ही बोलते थे नॉर्मल। ओके, देन इसके बाद साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में सुना होगा, सारे लोग बोलते थे कि साइमन कमीशन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। वो इस टाइम पे आई थी। उसका मेन रीजन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आने था कि इंडिया में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो उसके अंदर सिर्फ ऑल वर्ल्ड मेंबर्स थे, इसी चक्कर में उस पर बोला गया था। एल्स ऐसा कोई इशू उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, 1932 के अंदर कम्युनल अवार्ड स्टार्ट किया, जैसे मैं तुम्हें बताया था 1909 के अंदर कि 19 हाँ हाँ 1909 के अंदर स्टार्टिंग में ये बोला था उन्होंने कि हम सिर्फ एक मुस्लिम्स को देंगे। अब 1932 के अंदर सबको दे दिया, सिख्स को भी दे दिया, मुस्लिम्स को भी दे दिया, डिप्रेस क्लास को भी दे दिया, सबको पकड़ा दिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है 35 की। सारा कुछ इसमें से आया है, ए टू जेड। जितने भी करंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारा का सारा यहाँ से है। फेडरल कोर्ट, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो इस एक्ट से आया था। ओके, प्रोविंशियल स्टेट पब्लिक कमीशन, ठीक है, और जो यूपीएससी है, वो दोनों इस एक्ट से आए थे। काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म कर दिया था। हाँ, मुझे पता लग गया गड़बड़ क्या थी। ठीक, डायआर्ची स्टार्ट कर दी थी सेंटर के अंदर। डायआर्ची का मतलब होता था डुअल गवर्नमेंट, यहाँ पे भी मींस आधी पावर गवर्नर के पास, आधी पावर मिनिस्टर के पास। ठीक है, तो डायarchy अब सिर्फ खाली सेंटर में होती थी ये काम, मतलब वॉइस रॉय करता था और मिनिस्टर्स के पावर
थोड़ी पास मिनिस्टर्स के पास थी और थोड़ी वाइसरॉय के पास थी। मतलब अगर कोई भी एक्ट बनाते मजा नहीं आता तो उसको बंद कर देते, ठीक है। इसने डायरेक्ट अबॉलिश कर दी थी प्रोविंशियल के अंदर, ओके। ये मेन मेन थे इसके अंदर, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। 1947 की एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट आती है। इसके बाद इन्होंने इंडिया को और पाकिस्तान को अलग कर दिया, ठीक है। वॉइसरॉय का ऑफिस अबॉलिश कर दिया, ठीक है। गवर्नर जनरल आप कोई भी अपने बना सकते थे। तो इंडिया के जो फर्स्ट थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये याद कर लेना। लॉर्ड माउंटबेटन थे फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट अगर इंडियन पूछे तो सी राजा गोपालाचारी, माउंटबेटन के बाद। और पाकिस्तान के थे जिन्ना, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस तुम्हें एक्ट पता होना चाहिए क्या था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया था तुम कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया और पाकिस्तान तुम्हारी मर्जी है। तो ऐसे सबने ज्वाइन कर लिया था एक्सेप्ट तीन, JNK, देन तुम्हारा एक हैदराबाद और जूनागढ़। इन तीन को छोड़ के सबने इंडिया को ज्वाइन किया था, ठीक है। SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबोलिश कर दिया था और कॉमनवेल्थ को हटा दिया था, ठीक है। अब इसके बाद कॉमनवेल्थ के पास पावर ट्रांसफर कर दी थी कि इंडिया कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर सकती है। हाँ कर रहा हूँ मैं, ट्रांसफर कर दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और कोई भी एक्ट रिपील कर सकते थे, कोई भी एक्ट कर सकते थे। गोवा ने पहले ही ज्वाइन कर ली थी। गोवा गोवा कोई स्पेशल स्टेट नहीं थी इस केस में, सिर्फ तीन थे, जूनागढ़, JNK एंड हैदराबाद, ठीक है। मोनार्क के पास जो वीटो पावर थी वो खत्म कर दी थी, अब से सिर्फ जो रूल बनाएंगे वो बनेंगे। हाँ, इंस्ट्रूमेंटाइजेशन के थ्रू इंडिया ने सबको अपने अंडर ले लिया था, सिर्फ तीन स्टेट छूट गई थी, वो तीन स्टेट में तुम्हें बता दी कौन सी थी, ओके। अब इसके बाद से जो गवर्नर और गवर्नर जनरल हेड ऑफ स्टेट हुआ करते थे, ठीक है। एम्पर ऑफ इंडिया का टाइटल खत्म कर दिया था और सिविल सर्विसेज खत्म कर दी थी, ठीक है। तो ये एक्ट थी तुम्हारी जो मेन थी, इनमें सिर्फ एक आइडिया लगा करना क्या है, ठीक है। कल जो हम करेंगे मेन वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद आ, ये वाला मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन कर देंगे। एंड देन प्रियम्बल सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रियम्बल से हर बार 5 क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो कल हम करेंगे प्रियम्बल, और कल मैं मेक श्योर करूंगा कि कल वॉइस ब्रेक ना हो और कंफर्टेबली काम हो जाए। सॉरी फॉर टुडे, मेरी आई डोंट पता नहीं क्या हुआ था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और कल मेन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर देंगे एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आई होप मजा आएगा पढ़ने में, अगर समझ आया हो तो गुड, नहीं तो एक बार ये देख लेना, ओके। अगर समझ आ रहा है तो कल हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा और टेस्ट करेंगे इसके साथ, ठीक है। आज के लिए सॉरी। हाँ पूछो, क्वेश्चन पूछो यार। हाँ PDF दे दूंगा। क्वेश्चन क्या था? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी इसके रिलेटेड, कौन से एक्ट्स जो थी। यार टाइम की कमी है ना, वरना तो मैं तो बहुत धीरे बता दूं। आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी बाकी लोग थैंक यू लिखना, मैं हमने देख लिया रिव्यूज। आप सर लोग अब कैन क्वेश्चन पूछिए। सिचुएशन एग्जांपल ऑफ डायarchy। यार दिल्ली के अंदर क्या सीन है, इफ यू लुक एट आर्टिकल 239AA, ठीक है, दैट्स इंडियन, ये 69th अमेंडमेंट के थ्रू आया था, ओके। इसके अंदर जो करंट सिचुएशन है दिल्ली की, प्रोसेस जापान से लिया गया था ना, हाँ। जो दिल्ली करंट सिचुएशन है 239AA के अंदर आता है। हमारे दिल्ली के पास जो दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इनके पास 3 सब्जेक्ट्स जो है वो नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लैंड, एंड एक और सब्जेक्ट है मेरे को याद नहीं आ रहा। ये 3 सब्जेक्ट छोड़ के सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की, सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास, एंड हाँ पुलिस, ठीक है। ये 3 चीजें जो है ना सर, कांग्रेस सबसे पहले क्या डिमांड किया था 1935 1936, एंड कहाँ था सर कांग्रेस सबसे पहले किस ईयर में? कांग्रेस ने कभी डिमांड ही नहीं करा यार कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अगर तुम पढ़ोगे तो 1923 के अंदर, और उसके बाद 1930 और 1929, ये 3 ईयर ऐसे थे जिनके इनके लाहौर सेशन, कराची सेशन, ठीक है, और यहाँ पे इनका जो स्वराज पार्टी सिस्टम था, इसके अंदर इन तीनों ने काम करना स्टार्ट किया था कि हमें एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और हमें हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं पसंद। डोमिनियन वर्ड था, डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए फुल इंडिपेंडेंस। तो ये सारा काम कांग्रेस ने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था कि हमें डोमिनियन दो, स्वराज जिसको हम बोलते हैं, स्वराज वर्ड, अगर तुमने स्वराज सुना होगा, स्वराज जो था, वो स्वराज का मतलब ही यही था कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये 1905 से स्टार्ट हो रखा है, उसके अंदर कोई इशू नहीं था। पर जो फर्स्ट टाइम जिसको हम बोला गया था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, भाई कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा, वो 1934 के अंदर MN रॉय ने किया था, ठीक है। MN रॉय, सॉरी, ओके। यार जो पॉलिटी है ना वो तुम्हें इस वाले पार्ट में डीपली पढ़नी पड़ेगी, वरना क्योंकि अगर कुछ भी क्वेश्चन ऐसा आ गया ना घुमा फिरा के, तो
फंस जाओगे, क्योंकि क्या हुआ था कि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो रेसिडुअरी पावर होती है, रेसिडुअरी पावर अंडर शेड्यूल 7, वो किसके पास होती है, वो तुम्हें तो आधो को तो पता ही नहीं होगा रेसिडुअरी पावर होती क्या है। हाँ, वो यूनियन के पास। हाँ, हर एक को नहीं पता, तो ये जो चीज है ये एप्लीकेशन बेस्ड है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे वो लोग कि भाई बता दो क्या है, क्या करना है, किसके पास है। तो जो ये चीज है ना, इसको समझने के थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला जो था ये नॉर्मल था कि पता लगना चाहिए क्या होना चाहिए। ओके, रेस्पिरेटरी पावर जो किसी लिस्ट में नहीं होता, ठीक है। तो 260 ये तीन चीज छोड़ के ये सारा काम सेंट्रल के पास है। तो हाँ, ये एक तरीके से डायarchy है, एक तरीके से डायarchy है। बट ये लिबरल फॉर्म में डायarchy नहीं है, ये सिर्फ क्योंकि दिल्ली के अंदर क्या है कि सारी चीजें ऐसी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, तो उस चीज को पूरी पावर स्टेट को नहीं दे सकते। दैट्स वाई इसके अंदर हमें ये चीज करनी पड़ रही है। तो ये एक फॉर्म में डायarchy है, बट नॉट ट्रूली। जो उस टाइम की डायarchy होती थी वो अलग चीज होती थी, ये डायarchy नहीं कह सकते इसको एक तरीके से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा है? बट नॉट ट्रूली। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने यूज किया था, आर्य समाज, हाँ यार, आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया था 1875 या 77 के अंदर, ऐसे कुछ में। एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, पर उसको कोई लेना देना नहीं है इससे। और कुछ इसके अलावा पॉलिटी से कुछ पूछो जो अभी मैं पढ़ाया है कुछ भी। क्योंकि कल के बाद हम प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, वो उसमें फिर टाइम नहीं लगे, उसमें फिर टाइम नहीं मिलेगा। प्रियम्बल और मेकिंग। अगर डाउट किसी को इन दो कुछ चीज में। सर पेपर कैसा आता है यार? पेपर ऐसा ही आता है। पेपर में तो मैं बताऊं, डायरेक्ट क्वेश्चंस यही पूछते हैं कि धीरे, थोड़ा कल से पढ़ा दूंगा धीरे यार। कल से मैं तुम्हें आराम से पढ़ाऊंगा, धीरे पढ़ाऊंगा। आज क्या था कि थोड़ा सा इशू चल रहा था, इसको क्या बोलते हैं, वेबएक्स के अंदर, और कोई बात नहीं। पोर्टफोलियो सिस्टम यार, पोर्टफोलियो सिस्टम ऐसा होता है कि हमारे पास ना मिनिस्टर्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जो मिनिस्टर्स होते हैं उन मिनिस्टर्स को ना, अब जैसे हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम जिसको बोलते हैं, इसके अंदर इसकी ये हमेशा याद रखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% ऑफ टोटल लोकसभा होते हैं। ठीक है, तो 15% के हिसाब से हमारा 74 समथिंग बनते हैं मिनिस्टर्स। तो वो मिनिस्टर्स को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं। हाँ, 95 थी। तो इसके अंदर क्या होता है कि इनमें से कुछ को कैबिनेट पावर दे देते हैं, कैबिनेट जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि होम मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी, एजुकेशन किसके पास जाएगी। तो ये जिनको हम डिपार्टमेंट्स बोलते हैं ना, डिपार्टमेंट, इसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा पोर्टफोलियो किसके पास जाएगा, तो डिपार्टमेंट बोल लो, कैबिनेट बोल लो, पोर्टफोलियो बोलो, तीनों सेम चीज होती है। कोई सा भी इसमें उठा लो वर्ड, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगस्त ऑफर यही था कि इंडिया, अगस्त क्रिप्स, और क्रिप्स का मतलब ये था कि जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे ना, स्टेफर्ड क्रिप्स नाम था उनका, स्टेफर्ड क्रिप्स इंडिया में आए थे। साथ में उसके बाद सेम अगस्त ऑफर के अंदर भी स्टेफर्ड क्रिप्स ही आए थे। उन्होंने ये बोला था कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 जब 1939 से 1945 तक चल रहा था, ये बोला था कि तुम हमें इंडियन सोल्जर्स भेज दो, बदले में हम तुम्हारे को एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पकड़ा देंगे और तुम्हारे को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ये था बस, ये अगस्त ऑफर का मोटा मोटा कैबिनेट मिशन यही था कि अब से इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया, हम अब से इंडिया को छोड़ रहे हैं। ठीक है, और इंडिया को हम छोड़ रहे हैं, तो अब से तुम्हें एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर हम दे रहे हैं। तो दैट वाज कैबिनेट मिशन, शॉर्ट शॉर्ट में। ठीक है, बायकैमेलिज्म का मतलब होता है जो दो, जो कोई भी दो हाउसेज होते हैं उनको हम बायकैमेलिज्म बोलते हैं। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट में जाओगे तो असेंबली और एमएलसी, जिसको हम बोलते हैं एमएलए और एमएलसी, असेंबली का मेंबर और काउंसिल का मेंबर, असेंबली एंड काउंसिल, इसको हम बोलते हैं बायकैमेलिज्म। ठीक है, ये होता है बाइकैमेरिज्म, जहाँ पे दो हाउसेज हो जाते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा, एमएलए एमएलसी, उसको बाइकैमेरिज्म। और डायरची होती है जहाँ पावर शेयरिंग की बात आ जाती है। यहाँ पे क्या होता है, सारी पावर असेंबली के पास होती है, चाहे कोई भी चीज हो स्टेट की पावर के अंडर वो सारा असेंबली बनाएगी। और जो चीज, और डायरची में क्या होता था कि ये असेंबली के पास यही पावर हटके गवर्नर के पास ले जाती थी। आपसे गवर्नर कोई भी रूल बना सकता है, उसको असेंबली की जरूरत नहीं। दैट वाज डायरची, बस ये फर्क था। दीवानी यार, टैक्स कलेक्शन की पावर, उसको दीवानी बोलते हैं।
जिसको आज के टाइम में हम ये बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स जबरदस्ती वसूल रहे हैं, उस टाइम पे जो वसूलते थे उसको दीवानी बोलते थे, इस टाइम थोड़ा शराफत से उसको टैक्स बोल देते हैं। ये फर्क है बस। पोर्टफोलियो सिस्टम यार, पोर्टफोलियो, सर व्हाट इज पोर्टफोलियो सिस्टम, कैन यू रिपीट? यार पोर्टफोलियो सिस्टम वो होता है कि यार देखो यार, अभी थोड़े दिन पहले तुमने कैबिनेट रिशफल सुना होगा। कैबिनेट अभी तुमने जो इम्पोर्टेंट था कि होम मिनिस्टर अमित शाह बनेंगे, तो वो होम मिनिस्ट्री जो है ना, होम मिनिस्टर वो पोर्टफोलियो है कि होम मिनिस्टर कौन रहेगा, दैट इज पोर्टफोलियो। सीधे हिसाब है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनेगा, वो रेलवे मिनिस्टर कौन बनेगा, तो रेलवे जो मिनिस्ट्री है ना, रेलवे एक पोर्टफोलियो है, होम एक पोर्टफोलियो, एजुकेशन एक पोर्टफोलियो है। तो इसको पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते थे कि कौन सा मिनिस्टर किसके पास जाएगा और कौन उसको संभालेगा, दैट इज पोर्टफोलियो सिस्टम। या कैबिनेट सिस्टम बोल दो, सेम ही चीज है। जमींदारी एंड रोतवारी सिस्टम में सेम। रोतवारी इस टाइप ऑफ जमींदारी। जमींदारी में तीन टाइप की होती थी जमींदारी। एक तो रोतवारी, मनसबदारी, और एक लास्ट होती थी जिसको हम बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट। ये तीन टाइप की होती है, इन तीनों को जमींदारी बोलते थे, तो तीनों अलग अलग टाइप की हैं। रोतवारी रोतवारी साउथ में चलता था, मनसबदारी बिहार साइड में चलता था, और परमानेंट सेटलमेंट यूपी में चलता था। ये होता है। सर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं कॉमन मैकॉले? दो ही टाइप के आ सकते हैं। हु इज द फादर ऑफ इंडियन लॉज? ठीक है, मैकॉले। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट विद द सिविल सर्विसेज? हु मेड द ड्राफ्ट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज? वो भी मैकॉले के पास था। ठीक है। एंड हु कोडिफाइड द इंडियन लॉज? मैकॉले। ये तीन क्वेश्चन आते हैं मैकॉले के ऊपर से। ठीक है। और आईपीसी का फादर कौन था? तो मैकॉले। ये तीन क्वेश्चन आते हैं मैकॉले के ऊपर, इसके ऊपर नहीं आता मैकॉले पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। और कोई इसके अलावा सवाल? साइमन कमीशन यार कुछ नहीं था, साइमन कमीशन में बस इतना ही था कि जब जब ये 1919 का खत्म हुआ, तो इसमें बोला गया था 10 साल के अंदर तुम्हें एक नई कमीशन बनानी है जो बताएगी कि इंडिया में अगले टाइम कौन 1935 में कौन से नए लॉज आने चाहिए। तो उस कमीशन को 1929 में बैठना था। ठीक है, ये था। तो वो जो कमीशन 1929 में बैठी थी, तो उसको बोला गया था साइमन कमीशन। और जो उसके फाउंडर थे वो साइमन, नाम याद नहीं मेरे को, उनका नाम साइमन ही था। ठीक है, पूरा नाम। तो उसमें यह था कि जब ये आए थे सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, दैट्स वाई इसमें बोला गया था गो बैक साइमन, क्योंकि इसमें ये नहीं, इंडियन से नहीं पूछा गया तुम्हें किस टाइप के लॉज चाहिए, सिर्फ खाली ब्रिटिशर्स को भेज दिया कि तुम्हें इंडिया के लिए 10 साल बाद कौन सा लॉ बनाना है वो बता दो, बस। दैट इज साइमन कमीशन। लॉर्ड कॉर्नवालिस, हाँ, वो फादर ऑफ सिविल कोविनेट सिविल सर्विसेज था। देयर इज समथिंग डिफरेंस बिटवीन सिविल सर्विसेज एंड कोविनेटेड सिविल सर्विसेज। तो जी आज के लिए लगभग हम लोग पर्याप्त क्वेश्चन ले चुके हैं। हाँ यार, कल अब नेक्स्ट टाइम कल थोड़ा सा बेटर रहेगा, कल टाइमली सब कुछ स्टार्ट होगा। सॉरी फॉर टुडे। ठीक है। बाकी लोगों से ये निवेदन है कि जितने जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है रिलेवेंट, उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे। अब आप लोग हिस्ट्री में ज्यादा चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं, लेकिन समय की बाध्यता है तो उस वजह से। ठीक है, तो कल करेंगे, कल हम सिर्फ स्टार्टिंग में प्रियम्बल करेंगे एंड मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं यार, थैंक यू। आज के लिए रियली सॉरी, मेरा कुछ थोड़ा सा पंगा हो गया था कल से। ठीक है। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो भी यार एबीवीपी दिल्ली के नाम से यूज कर रहे हैं ना, लॉगिन कर रहे हैं, ये प्लीज अपना नाम चेंज करके जो भी आपका रियल नेम है वो यूज करो। एबी हाँ काइंडली यार, जो पढ़ने आते हैं ना काइंडली वो करो। होमवर्क कुछ नहीं है, होमवर्क बस इतना था कि इन 1858 को एक बार पढ़ लेना, बस ज्यादा दिमाग से मत पढ़ना है, ज्यादा इसमें धो मत जाना, बस देख लेना कि एक्चुअली लॉस कैसे आए थे बस स्टार्टिंग में। ठीक है। प्रियम्बल और जब पढ़ेंगे सिटीजनशिप पार्लियामेंट, उसमें थोड़ा सा बताऊंगा क्या करना है, बस इसमें इतना मत पढ़ो। ये सिर्फ तुम्हारे एक इंट्रोडक्शन था कि क्या करेंगे आप और कहाँ से कौन से लॉज उठ के आए थे। तो अब तुम्हें थोड़ा समझ आना स्टार्ट हो गया होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ से थोड़ा उठ के आया है। दैट्स वाई थोड़ा पढ़ाया था। ठीक है। और काइंडली जो पढ़ने वाले हैं ना, काइंडली सिर्फ वही मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन थोड़ा कर लेना। ठीक है। नोट्स और हाँ सर। को ग्रुप में शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप्स में। जो हाँ टेलीग्राम दोनों। है वो लिंक मांग लेना, टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर देंगे लिंक हम। हाँ बता दूंगा क्या जरूरी है। आज सिर्फ इसलिए मैंने बोला कि आज इसको ज्यादा मत पढ़ना, इसको सिर्फ खाली एक बार देख लेना, दैट्स वाई मैंने पहले ही बोला था। कल वाला जो है वो थोड़ा पढ़ने वाला है प्रियम्बल, उसको उसको मैं धीरे पढ़ाऊंगा और छोटा ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। 1 घंटे में सारा प्रियम्बल खत्म कर देंगे। ठीक है। तो कल वाला जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखना। हाँ कवर करा दूंगा मैं जो पिछले 18 19 20 के जो क्वेश्चन आए होंगे ना पॉलिटी से, वो मैं तुम्हें कल दिखा दूंगा कैसे कैसे आ रखे हैं। ठीक है, एक बार। चलो थैंक ठीक यू, है, बाय। वाइंड अप करते हैं। थैंक ओके यू। बाय, थैंक यू। हमको 5 बजे क्लास होगी।